अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रेहान सफदर और ये है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल WH मैथमेटिक्स। तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिविजिबिलिटी पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड अब ये थ्योरम हम लोगों ने करना है। अच्छा, अब इस थ्योरम को समझने से पहले मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ, जो इधर यूज़ होगा। ठीक है। अच्छा देखें, हम लोगों ने क्या पढ़ा था डिविजिबिलिटी में कि हमारे पास दो इंटीजर्स होंगे, उसमें से एक नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है। तो होगा क्या कि जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा वो डिवाइड करेगा दूसरे वाले एलिमेंट को। अब नॉन ज़ीरो का मतलब ये होगा कि वो पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो डिवाइज़र होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। तो मैंने इसकी रीज़न बता दी थी क्यों होगा। तो वो आप लोग पिछले लेक्चर एक दफ़ा देख लें, तब आप लोगों को इसका ज़्यादा आइडिया होगा। अच्छा, तो उसका कंसेप्ट ये था डिविजिबिलिटी का कि मिसाल है, हम लोग कहते हैं A डिवाइड्स B। अब ये चीज़ हम लोगों ने कैसे प्रूव करनी है इस थ्योरम के अंदर, कॉन्सेप्ट उसका ये है कि हम लोगों ने कोई ऐसा इंटीजर ढूंढना है। मतलब अगर हमें कोई इंटीजर मिल जाए, ऐसा इंटीजर हम लोग हासिल कर लें जो इस वाले यानी डिवाइज़र वाले जो नंबर होगा, जो नॉन ज़ीरो नंबर होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर बन जाए, तो तब हम लोग कहते हैं कि A डिवाइड्स B। मतलब अब ये वाला कंसेप्ट लेके हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अच्छा, अब इसका पहला पार्ट देखें तो, और अगर इस कंसेप्ट की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका दोबारा एक दफ़ा आइडिया करवा दूंगा। और इसको डिटेल में समझना है तो इससे प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को उससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा। मैंने उधर बड़ी डिटेल में डिविजिबिलिटी को समझाया है। अच्छा, हम लोग अब इसके पहले पार्ट की तरफ आते हैं। हम लोग ABC क्या कह रहे हैं कि इंटीजर्स हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब पहला पार्ट है, मैं मतलब पूरे थ्योरम को, स्टेटमेंट को रीड नहीं करूँगा, हम एक एक पार्ट को रीड करते जाएंगे और उसका प्रूफ करते चले जाएंगे। अच्छा, पहला पार्ट क्या है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। यानी कि ये पार्ट ये कह रहा है कि ज़ीरो हर नंबर के, मतलब हर नंबर ज़ीरो को डिवाइड करता है। इसको जनरली फिर ए कह दिया है, यानी हर इंटीजर, हम चूँकि नंबर थ्री में इंटीजर्स तक रहते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने इंटीजर्स कह दिया कि हर इंटीजर जो है वो ज़ीरो को डिवाइड करेगा। इसको प्रूव कैसे करते हैं, इसके प्रूफ की तरफ आ जाएं। अच्छा, अब देखें, हम लोगों ने ऐसा इंटीजर ढूंढना है। कल मैंने आप लोगों को एक स्पेसिफिक एग्जांपल करवाई थी, आई थिंक मुझे वो स्पेसिफिक याद नहीं है क्या थी। जिस तरह मिसाल है, हम इसको ले लेते हैं, हम कहते हैं 3/0। ट्रू तो है क्योंकि 3D, यानी कि हमें एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिज़ल्ट 0 बने, तो जाहिर सी बात है 0 ही होगा। तो हम लोगों ने कल इक्वेशन को जिस तरह लिखी थी कि 0 = 3 × 0। तो ये वाली चीज़, अब ये वाली चीज़ हम लोगों ने जनरल में करनी है। इसी तरह हम लोग इस चीज़ को देखते हुए इस तरह लिख सकते हैं कि 0 = A × 0। तो अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, डिविजिबिलिटी की क्या डेफिनेशन थी कि B = AC, जहाँ पे C कोई भी एक इंटीजर है हमारे पास। ठीक है। तो अच्छा, अब वो इंटीजर ज़ीरो हो गया, फॉर ज़ीरो बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और बी जो है हमारे पास ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब वो डिविजिबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा इंटीजर ज़ीरो मिल गया है जिसको ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जनरली ए डिवाइड्स, डेफिनेशन की, सॉरी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक हम यहाँ कह सकते हैं कि ए ज़ीरो को डिवाइड करता है। ए कोई भी हमारे पास इंटीजर होगा, और याद रखें वो नॉन ज़ीरो इंटीजर होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या था जी, 1 डिवाइड्स ए। मैं इसका 1 डिवाइड्स ए वाले का आपको बता दूंगा, ये है सेकेंड, आप लोगों ने इसी का दूसरा खुद करना है। अच्छा, अब सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी थी, हम लोग ये जानते हैं कि A = 1.a लिखा जा सकता है। हमें इस इक्वेशन का पता है क्योंकि हम जानते हैं A = a होता है, तो इसके साथ 1.a लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो हमें एक ऐसा इंटीजर a मिल गया है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर a आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि 1 डिवाइड्स a। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग -1 के साथ भी कर सकते हैं।
क्या दिख रहा है। अच्छा, अब इसी तरह हम -1 के साथ आप लोग ये देख लीजिएगा, इसमें बस इंटीजर वो -a हो जाएगा, तो हमारे पास वो रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं कि a डिवाइड a, यानी कि एक नंबर ख़ुद को भी डिवाइड करता है, तो वो भी सिंपल सी बात है। हम ये इक्वेशन हमें पता है कि a इज़ इक्वल टू a.1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास 1 एक ऐसा इंटीजर मिल गया है जो कि a से मल्टीप्लाई होगा और आंसर a आएगा, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू a.1। बड़ी ऑब्वियस ही प्रॉपर्टीज़ हैं, बस हम लोगों ने चूँकि इसको करना था तो हम इसको कर लेते हैं। वैसे आप लोग बड़ी ईजीली इस चीज़ को कर सकते थे। अच्छा, अब आगे एक है प्रॉपर्टी के अगर a डिवाइड b करता है, इसको हम बेसिकली यूँ भी कह लें कि सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं किसी हद तक। मतलब प्रॉपरली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक रिलेशन की बात की गई डिविजिबिलिटी के लिहाज से। a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a, अगर ये दो चीज़ें हैं तो ये वाली इक्वेशन होल्ड करेगी, यानी a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस b वाली इक्वेशन। हम इसको प्लस माइनस को इधर भी शिफ्ट कर दें, चूँकि इक्वालिटी है, तो हम इसको b इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a भी लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखें हमारे पास गिवन क्या है, ये चीज़ और ये चीज़ गिवन है, तो हम इसको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक इक्वेशन में डाल लेंगे। अब वो क्या होगी कि a डिवाइड्स b था, ठीक है। तो इधर से हम लोग डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या लिख सकते हैं कि जो बाद वाला एलिमेंट है वो इक्वल होगा पहले वाली एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है, हम जनरली इसको k1 कहते हैं, ठीक है। अब k1 कह लें, k2 कुछ भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ k1 कह लिया। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास b डिवाइड्स a था, तो a इज़ इक्वल टू b इंटू k2 कर लिया हम लोगों ने, k2 कोई भी इंटीजर है। तो अब इस गिवन डाटा के ज़रिए हमने ये चीज़ बनानी है। हम लोग पहले a को ले लेते हैं, a इज़ इक्वल टू b के, ठीक है। तो हम अगर b की वैल्यू इधर से इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इधर लगाएं, तो यहाँ से हमारे पास a इंटू a के हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आगे क्या होगा कि a इंटू k1 k2। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यानी बेसिकली यूँ कह लें कि हम लोग अब इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ये जो आप हमारे पास आए हैं ना k1 और k2, इनकी वैल्यूज़ बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो हम लोगों ने क्या किया, k1 k2 आ गया। अगर अब हम लोग लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ को यूज़ करें, यानी कि इसको a इंटू 1 कर लें, a इंटू k, तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक क्या लिखा जा सकता है हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं a से कैंसिल हो जाएगा कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, ये दो लॉज होते हैं। मैं आप लोगों को इसका आइडिया दे देता हूँ कि मिसाल है, अब ये मल्टीप्लिकेशन या अंडर एडिशन भी होते हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन यूज़ रहा तो मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं, यानी a इंटू बी इज़ इक्वल टू a इंटू सी। तो यहाँ से a कैंसिल हो गई, ये इम्प्लाई करता है b इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। राइट कैंसिलेशन क्या होगी, बी ए इज़ इक्वल टू सी है, तो ए राइट से कैंसिल हो गया, बी इज़ इक्वल टू सी। ये हमारे पास कैंसिलेशन लीजिए, लेफ़्ट कैंसिलेशन, ये राइट कैंसिलेशन। और याद रखें कि जब भी, अब चूँकि नंबर थ्योरी प्योर का सब्जेक्ट है, जब भी हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करते हैं ना, तो उसमें इन चीज़ों की तरतीब बड़ी मायने रखती है, ठीक है। तो इस वजह से ये तरतीब, इस वजह से राइट और लेफ़्ट कैंसिलेशन बन गए। वैसे तो हम लोग सादा कह देते हैं कि ये कट गया इधर से, लेकिन ये कैसे कटता है, उसकी लॉजिक बेसिकली क्या है, वो कैंसिलेशन लॉज होते हैं। अब इनके भी प्रूफ हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल में चले जाएगा, तो इस वजह से हम इसके प्रूफ नहीं करते। अब यहाँ से कैंसिल होकर 1 इज़ इक्वल टू k1 k2 आ गया। अच्छा, अब देखें k1 और k2 की वैल्यूज़ निकालनी है। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो वो किस सूरत में आ सकता है कि जब वो दोनों चीज़ें या तो +1 हो या -1 हो, क्योंकि देखें +1 इंटू +1 हमारे पास क्या आता है, +1 आता है। इसी तरह -1 इंटू -1 क्या आता है, +1 आता है। तो सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज़ ही हैं इस प्रोडक्ट के लिए कि k1 और k2 या तो दोनों के दोनों प्लस हों या दोनों के दोनों माइनस हों, अल्टरनेटिव नहीं हो सकते। अल्टरनेटिव करेंगे तो इधर प्रोडक्ट उनका नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने बनाना नहीं है। तो इधर से फिर k1 और k2 दोनों की वैल्यूज़ या तो दोनों के दोनों +1 होंगे या दोनों के दोनों -1 होंगे, जिस तरह ये लिखा हुआ है +1 इंटू +1 और -1 इंटू -1। तो यहाँ से हमारे पास k1 और k2 की वैल्यूज़ आ गई। अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, सही हो गया। यानी कि a
बी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये इधर प्लस माइनस इधर आएगा, क्योंकि साइन हम पहले लिखते हैं तो हम इसको वाई पहले लिख लेंगे। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब चूँकि इधर हम लोगों ने ये बनाना है तो हम लोग इससे मिलती जुलती इक्वेशन सेकंड वाली है तो हम सेकंड वाली उठा लेंगे। ए इज़ इक्वल टू बी K1 K2, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास प्लस माइनस वन, यानी K1 की K2 की वैल्यू यहाँ से क्या आई है प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस वन लगा दे इसको शुरू में, तो ये प्लस माइनस बी, तो यहाँ से ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस बी आ गया। अगर हम इसी से ही ये बनाना चाहें तो क्या करेंगे, हम इस पहली इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। अब पहली इक्वेशन में K1 K2 की वैल्यू लगाई तो वो सिमिलर तरीके से प्लस माइनस वन, तो बी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए हो गया। तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इसको देख लें चाहे इसको देख लें या दोनों को देख लें तो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इफ़ ए डिवाइड्स बी डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स सी, यानी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता था कि अगर हमें ए रिलेशन बी मौजूद है और बी रिलेशन सी मौजूद है तो ये चीज़ इम्प्लाई करता था कि ए रिलेशन सी मौजूद होता था। चलिए हम एक ना पर्टिकुलर एग्जांपल कर लेते हैं। अब हम लोग इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल कर लेते हैं। वो पर्टिकुलर एग्जांपल कैसे होगी देखें। अब मिसाल है, मैं ये कहता हूँ कि 2 डिवाइड्स 4, ठीक है, और 4 डिवाइड्स 16, ये चीज़ हमारे पास है। यानी हमें पता है कि 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 16, 4 16 को भी डिवाइड करता है, तो हमें ये भी तो पता है ना कि 2 16 को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारे पास इसका ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो इसको अब हम प्रूव करते हैं। इस बड़ा सिंपल सा प्रूफ बनेगा। क्या होगा कि हमें ए डिवाइड्स बी गिवन है, हम उसको इसी तरह इक्वेशन में डाल लेंगे। बी डिवाइड सी मौजूद है, उसको भी इसी तरह इक्वेशन में हम लोगों ने डाल लिया। अब हम लोग आगे सिंपली क्या करेंगे, सिंपली बस इन इक्वेशंस की हेरा फेरी है और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अब हम लोगों ने क्या निकालना था, सी ए डिवाइड सी, ना कि सी डिवाइड से। हम लोगों ने बनाना क्या है, ए डिवाइड सी। तो ए डिवाइड सी के लिए ए के साथ इंटीजर का प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि सी के साथ। तो अब ए का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, हम लोग अब सी डिवाइड्स ए लिखना है ना हम लोगों ने, यानी कि सी इज़ इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर बनाना है हम लोगों ने। तो इस वजह से हम ये सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, पहली इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में सी और ए का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि ए इज़ इक्वल टू सी के सम कोई इंटीजर, ये चीज़ भी नहीं। इस चीज़ का मतलब ये होगा कि सी डिवाइड्स ए, ना कि ए डिवाइड्स सी, ठीक है। इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारे पास इस चीज़ को नहीं लेंगे, हम लोग फिर सेकंड इक्वेशन को ले लेंगे। तो अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू पुट करेंगे A K1, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो K1 K2 आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इधर मैं लिख देता हूँ कि A इंटू बी सी, प्रोडक्ट के लिहाज से ए बी इंटू सी। इसमें तरतीब चेंज नहीं करते, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं। यानी कि पहले आप इसको कर लें, पहले दो का सम, तीसरा एस एच, फिर जो इक्वल टू आता है पहला एस एच करके हम दूसरे दो का सम। यानी कि बेसिकली इसमें हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है। आप लोग इसको पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, K1 और K2 देखें। K1 मैं पिछले सवाल में भी, चलें उसमें ज़रूरत नहीं थी। अब देखें, K1 भी एक इंटीजर है, K2 भी एक इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट भी तो एक इंटीजर ही होगा। हम पर्टिकुलर एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास 2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट 10 आता है, वो भी एक इंटीजर है। तो इस वजह से हम इसको किसी इंटीजर K3 के बराबर ले लें। आप जनरली कुछ भी कह लें, आप K3, आप इनको K1 K2 ही रखें और नीचे एक लाइन लिख दें कि सिंस K1 एंड K2 आर इंटीजर्स सो देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो एन इंटीजर। तो हम उस उधर से डायरेक्ट ये कह सकते हैं। तो मैंने एक स्टेप चलें बढ़ा लिया, आप लोग ये करना चाहें तो कर लें, वरना वो लाइन लिख लें। ये लिखा हुआ है कि सिंस K1 K2 इंटीजर्स हैं तो K3 इज़ इक्वल टू दिस, ये भी एक इंटीजर होगा। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें एक वो इंटीजर K3 मिल गया जिसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर सी आ रहा है। तो इसका मतलब कि ए डिवाइड सी। अब यहाँ से हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं कि K3 डिवाइड सी, ये चीज़ हमें चाहिए नहीं, तो हम लोग वो इंटीजर K3 कह लेते हैं और ए वो हो जाएगा डिवाइज़र, तो ए। और इसमें एक और चीज़ भी याद रखें कि जहाँ पर भी ये रिलेशन दिया हुआ होगा ना, ए डिवाइड्स बी, इसमें ऑब्वियस बात होगी कि ना भी बताया तो ऑब्वियस आप लोगों को होगा कि ये नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर नहीं भी
ज़्यादातर वो यही करते हैं, बताते नहीं हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ज़ीरो है। और अगर कहीं पे वो कंडीशन लगा देता है कि ये ज़ीरो है, तो हम लोग उस वक्त कहेंगे कि ये डिवीज़न ही अनडिफाइंड है, यानी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि डिवाइज़र इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, बी ओवर ए। तो नीचे ज़ीरो हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसका हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है नंबर 3 में। अच्छा, अब ये होगी इसकी चौथी प्रॉपर्टी और पांचवी, सॉरी। अब इसकी छठी प्रॉपर्टी करते हैं। छठी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ़ ए डिवाइड्स बी, यानी ए बी को अगर डिवाइड करता है, यानी कि ये हमें गिवन है, तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास कोई एक इंटीजर होगा। यानी कि अगर ए डिवाइड करता है ना, यानी मैं इसको सिंपल ज़ुबान में बताऊं तो ये एक बता रही है, इसके जो फिज़िकल मतलब ये होगा, अगर एक ए बी को डिवाइड करना है तो ए बी के किसी भी मल्टीपल को भी लाजमी डिवाइड करेगा। हम इसको ज़रा पर्टिकुलर एग्जांपल से चलें, एक दफ़ा देख लेते हैं। सॉरी, वो कैमरा का थोड़ा सा इशू था, मैं दोबारा इसको बोल देता हूँ। अच्छा देखें, तो पहले हम लोगों ने क्या था, वो रिलेशन की आपको समझ आ गई होगी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ए डिवाइड्स बी, जो इक्वेशन 1 बनी थी, ये वाली जो इक्वेशन 1 बनी थी, मतलब यानी कि अब इसमें से देखें रिलेशन क्या था, जिस तरह मैं दोबारा बता देता हूँ। रिलेशन क्या था यहाँ पर कि हमारे पास ए डिवाइड्स, मतलब ये सेकंड इक्वेशन थी ना, तो सेकंड इक्वेशन में ही ए और सी का रिलेशन बनता था। तो हम लोगों ने उधर से बी को ए पे डिवाइड करवा लिया, तो यहाँ से हमारे पास, हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट करेंगे, तो सेकंड में पुट करेंगे, वहाँ से ही आएगा, सोसाइटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसी तरह फिर इंटीजर्स को देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे नहीं ख्याल रहा कि कैमरे के मैं नीचे कर ही नहीं रहा। तो अब हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि इफ़ ए डिवाइड्स बी इम्प्लाइज ए डिवाइड्स बी सी फॉर सम इंटीजर के, मतलब इंटीजर, सॉरी, सी कोई भी एक इंटीजर होगा जो कि, अब ये चीज़ हमें क्या बताती है, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर ए बी को डिवाइड करेगा तो ए किसी बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। हम इसकी थोड़ी सी पर्टिकुलर एग्जांपल लेने लगे थे, वो हम लोग ले लेते हैं। तो वो इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल क्या बनेगी, मिसाल है, हम लोग कहते हैं सिंपल, हम यही ले लेते हैं कि 2 डिवाइड्स 4, 2 4 को डिवाइड करता है। अब 4 का मल्टीपल 16 भी तो है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा था कि 2 आल्सो डिवाइड्स 16, ठीक है, यानी कि हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4.4। तो इसका मतलब 2 16 को भी डिवाइड करता है, यानी कि 2 4 के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करता है। तो यही चीज़ हम लोग जनरली प्रूव करेंगे। हमें गिवन क्या था कि ए डिवाइड्स बी, हम लोगों ने इसको इक्वेशन में डाल लिया, यानी फॉर सम इंटीजर के। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कोई ऐसा इंटीजर सी ढूंढना है, मतलब अपने पास से एक सी ऐसा इंटीजर बनाना है जो कि हम बी सी के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी बेसिकली अब प्रूव ये करना है कि हमें कोई एक इंटीजर ऐसा के ढूंढना है, कोई भी इंटीजर ऐसा कोई ढूंढना है जो ए के साथ मल्टीप्लाई और आंसर बी सी आ जाए। तो पहले हम बी सी बनाते हैं, फिर इंटीजर मिल जाएगा। हम लोगों ने एक तरफ सी को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें यहाँ पर सी जो था वो राइट साइड पर था, तो हम लोग मल्टीप्लाई भी दोनों में राइट साइड पे करेंगे। आप इसको सी बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में बी सी दिया हुआ है, तो हम इसको बी सी लेके चलते हैं। इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया, इधर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो ये के सी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी, अब देखें के भी एक इंटीजर, सी भी प्रोडक्ट भी इंटीजर, तो हम लोगों ने इसको अपनी आसानी के लिए के वन कह लिया। तो बी सी इज़ इक्वल टू ए के वन, सही हो गया। तो बी सी इज़ इक्वल टू ए के वन, हमें एक इंटीजर मिल गया जो ए के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर बी सी दे रहा था। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए डिवाइड्स बी सी। तो यहाँ से ए बी सी को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ये चीज़ जो है वो हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, अब इसकी जो सातवीं प्रॉपर्टी है, और आई थिंक आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, हम जिसको जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है। तो अब हमें गिवन क्या है इसमें, इस प्रॉपर्टी में ए डिवाइड्स बी, हमने प्रूव क्या करना है कि ए सी डिवाइड्स बी सी, यानी फॉर सम इंटीजर सी, यानी कि ये चीज़ ये कह रही है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए का कोई भी मल्टीपल बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं।
तो हम कहते हैं 3/6, हमें ये चीज़ तो पता है। तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि फॉर सम, और याद रखें दोनों के साथ जो मल्टीपल होगा वो सेम के लिए होगा। यानी मिसाल अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम चलें अपनी आसानी के लिए किसी छोटे नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया ये 6 होगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया ये 12 होगा। तो हमें पता है कि 6 12 को डिवाइड करता है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 की। हम कहते हैं 5 डिवाइड्स 10। ठीक है। तो अब दोनों तरफ हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10/20 है। तो ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब हम इसको जनरली प्रूव करेंगे। हमें गिवन क्या है, a/b। हमने इसको इक्वेशन में सॉल्व कर लिया। अब चूँकि हम लोगों ने ए एक तरफ यानी c बनाना है तो इधर राइट साइड पे है तो हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये क्या होगा कि पहले हमारे पास ये थी, इस इक्वेशन में इधर भी बी सी आ गया, इधर ए के इंटू सी आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की तो a इज़ इक्वल टू के सी आ गया। अब हम लोगों ने ना अंडर मल्टीप्लिकेशन, चूँकि ये रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स में तो अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन सारी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो हम उस ज़रूरत के मुताबिक इधर कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इधर से इनकी तरतीब चेंज हो जाएगी। तो इधर से सी, फिर एसोसिएटिव लॉ लगाया तो अब हमारे पास ए सी इज़ मल्टीप्लाई बाई के आ गया। यानी कि हमें एक ऐसा इंटीजर मिल गया है जिसको हम ए सी के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास बी सी आ जाए। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ए सी डिवाइड्स बी सी। अच्छा, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो बहुत मतलब बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और बड़ी जगह इसने आगे यूज़ भी होना है। तो हम लोग इसको अब लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा कि a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c। तो हमारे पास a डिवाइड्स बी एक्स प्लस। अब ये चीज़ हमें क्या कह रही है, ये चीज़ हमें ये कह रही है कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है और a c को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि सेम नंबर दो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वो नंबर उनके किसी भी लीनियर, क्योंकि फॉर ऑल की बात की गई है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू। अब ये एक लीनियर कम्बिनेशन बनेगा। ठीक है। तो जिन्होंने मतलब लीनियर अलजेब्रा कोर्स कुछ ना कुछ उन लोगों को आइडिया होगा। तो ये बेसिकली कोर्स लीनियर अलजेब्रा का 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो लीनियर कम्बिनेशन का कुछ आइडिया होगा कि हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग एक कम्बिनेशन बनाते हैं, इसको हम लोग लीनियर कम्बिनेशन बोलते हैं। तो अब लीनियर कम्बिनेशन बी और सी का, यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। हम पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं इसकी भी। तो अब इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल क्या बनेगी, हम लोग क्या मिसाल है ये कह देते हैं कि चलिए सिंपल सिंपल एग्जांपल ही रखते हैं बस, यानी कि आपको मतलब तो समझाना ही है। 2/4, ठीक है, और 2/6। अब 4 और 6 के कोई भी लीनियर कम्बिनेशन आप उठा लें, उनको 2 डिवाइड करेगा। मिसाल है, मैं कह देता हूँ कि 2/4x प्लस 6y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब चूँकि हम लोगों ने इंटीजर में है तो हम लोग इंटीजर की बात करेंगे। ठीक है। तो अब एक्स और वाई हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल चले ले लेते हैं। हम एक्स को कह लेते हैं 2 और वाई को कह लेते हैं -1। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक्स और वाई के लिए। अब हम इसको इधर पुट करते हैं। 2/4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1। तो इसको सॉल्व करें, 2 डिवाइड कीजिए 6 माइनस 6 बन जाएगा 0। हमें पता है कि 2 6 को 0 डिवाइड करता है। चलिए ये तो एक सॉरी 4 2 ज़ा 8 होगा और 6 निकलेगा तो 2 2 डिवाइड्स 2 हमारे पास आ जाएगा। चलिए ये तो ऑब्वियस सी बात होगी कि होता है। चलिए हम एक और डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। हम इस एग्जांपल के अंदर एक्स को ले लेते हैं 3 और वाई को ले लेते हैं -2। अब इसके लिहाज से 2 डिवाइड्स 4 इंटू 3 और प्लस 6 इंटू -2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 12 हो जाएगा और ये फिर -12, तो 2/0। यानी कि गर्ज ये है कि आप लोग एक्स और वाई के डिफरेंट चॉइसेस के लिए चेक कर सकते हैं कि क्या ये वैलिड है या नहीं, तो ये वैलिड है। अब हम लोग इसका जनरल प्रूफ करते हैं। हमें गिवन क्या है कि a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c। तो a डिवाइड्स b गिवन था तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन में बना लिया। a डिवाइड c गिवन था, उसको इक्वेशन में बना लिया, इनको नंबर दे लिए। अच्छा, अब एक और चीज़ भी याद रखें कि फॉर सम और फॉर ऑल में डिफरेंस होता है। ठीक है।
मैं इसका भी डिफरेंस आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म के इशू ना आए। फॉर ऑल का मतलब होगा कि हम उस सेट में से कुछ भी ले लें वो सब के लिए ट्रू होगा, लेकिन फॉर सम में वो चीज़ ट्रू नहीं होगी। देखें, अब मैं मिसाल लेता हूँ। अगर मैं ये कह दूँ 2 डिवाइड 4x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ले लें, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, कुछ भी ले लें, तो 2 उसको डिवाइड क्या करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम रियल नंबर ले लें, मिसाल है हम लोग रियल नंबर ले लेते हैं 3/2, तो या 2/3 ले लें, ठीक है। 2/3 यानी हम एक्स को क्या ले लें? 2/3। नज़र आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, नज़र आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स, यानी हम लोग क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स 4 इंटू 2/3, तो ये क्या बनेगा? 2 डिवाइड्स 4 2 बार 8/3। क्या 2 इस नंबर को डिवाइड करता है? यानी कि हमें क्या होगा, हम सेटिस्फाई क्या करेंगे? 8/3 इज टू 2 इंटू सम इंटीजर के, यानी कि फॉर सम, फॉर डेफिनेशन के मुताबिक फॉर सम के बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी हमें कोई ऐसा इंटीजर मिलता है जो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर ये आ जाए? नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर नहीं मिलेगा। कोई रियल नंबर मिल सकता है जिसको 8/3 बन जाए, यानी कि जिस तरह हम के कह लेते हैं। अगर के रियल नंबर होता तो के की वैल्यू क्या आ जानी थी? इधर हम लोगों ने 2 है तो 4/3 आ जाती, यानी कि अगर 4/3 हम लोग ले लेते तो यहाँ पे 8/3 बन जाना था। 2 4 8 और वो बन जाना था। बट यहाँ पर इंटीजर तो है ही नहीं, इंटीजर्स की तो बात ही नहीं हो रही। अब फॉर ऑल इस वजह से फेल हो जाता है डिविजिबिलिटी की कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा, अब ये फॉर ऑल हो गया। अब फॉर सम इसी वजह से लगाया जाता है कि एक्स की कुछ चॉइसेस के लिए। अब यहाँ अगर हम लोग कर देते हैं ना कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो तब कर जाता फॉर ऑल। तो अब यहाँ पर चूंकि इंटीजर्स कुछ होंगे रियल नंबर्स में, तो यहाँ पे फॉर सम की फिर कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, आप लोग अपनी मर्ज़ी के कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी बहरहाल बताने का मकसद ये था कि आप लोग सब के सब डिविजिबिलिटी की कंडीशन के अंदर आप हर फॉर ऑल की कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते, फॉर सम की यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फॉर ऑल के लिए हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं जिस वजह से हमारे पास, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स देख रहे हैं ना, तो ये भी तो हो सकता है कि हम लोग जो मल्टीपल उसका ले रहे हैं वो उस नंबर पे डिवाइड ही ना हो, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग, चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि 3 डिवाइड्स 2x। अच्छा, ठीक है। 3 डिवाइड्स 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्या ये चीज़ ट्रू होगी? अब हमें अभी चेक कर लेते हैं इसको। अगर हम x को 2 लें, क्योंकि 2 भी एक इंटीजर है, तो 3 डिवाइड करेगा 2.2, यानी कि क्या 3 4 को डिवाइड करता है? ये तो डिवाइड ही नहीं करता। तो इस वजह से हम x की कुछ चॉइसेस के लिए हम लोग कहेंगे कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट वाली मैंने इस वजह से लिया कि बस फॉर सम और फॉर ऑल की आप लोगों को एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग x को मिसाल है 3 ले लेते, ठीक है, तो तब भी ये डिवाइड करता। 4 ले लें तो 2 4 ज़ार 8, अब 3 4 8 को डिवाइड नहीं करता। यानी कि हम फॉर ऑल की कंडीशन नहीं ले सकते, फॉर सम में हम लोग उसको कर सकते हैं। बहरहाल ये तो आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसको क्या, ये इक्वेशन लिख ली फॉर सम k1 k2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम लोगों ने करना क्या है, बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड करवाना है, मतलब प्रूव करना है कि ए इसको डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग यूँ कह सकते हैं कि
अब हम इस चीज़ को कंसिडर कर लेंगे, मतलब एक साइड पे, और दूसरी साइड पे कोई इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय ए अगर बना दें तो हमारे पास मसला हल हो जाएगा। हम लोगों ने ये कंसिडर किया पी एक्स प्लस सी वाई। देखें, हम लोगों ने जो चीज़ प्रूव करती होती है हम उसकी एक साइड कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग कई जगह पे प्रूव करना होता है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हम लोग उसकी एल एच एस कंसिडर कर लेते हैं और कुछ प्रोसेस करने के बाद हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि आर एच एस इक्वल है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसकी एक साइड ले ली है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है लेकिन उससे रिजेम्बलेंस ले सकते हैं। अब यहाँ चूँकि इक्वालिटी नहीं है तो हम लोगों ने इसकी एक साइड कंसिडर कर ली। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इस चीज़ के लिए, यानी कि ये इक्वल हो जाए ए इंटू सम इंटीजर, तो हम लोग इस चीज़ में ये लिख लेंगे। अब ए और बी की वैल्यूज़, ए और सी की बी और सी की वैल्यूज़ इस इक्वेशन से इसमें पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वगैरह लगा के, तो ये के वन एक्स इज़ इक्वल टू के टू वाई बन जाएगा। अब देखें, के वन भी इंटीजर, एक्स भी इंटीजर, के टू भी इंटीजर, वाई भी इंटीजर, तो इनकी समेशन और ये प्रोडक्ट, ये बेसिकली एक किस्म का लीनियर कम्बिनेशन ही लिखा हुआ है, तो ये सारे का सारा इंटीजर ही बनेगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बी एक्स, तो ये इसको हम इंटीजर के अपनी आसानी के लिए क्या लेते हैं, तो हमें एक ऐसा इंटीजर मिल गया है जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ बन जाए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी ए डिवाइड दिस फॉर ऑल। देखें, अब यहाँ पे फॉर ऑल क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एक्स और वाई कंसिडर किए थे ये हम लोगों ने कोई भी आर्बिट्रेरी किए थे। जो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो जब ये अगला स्टेप आएगा ये भी फॉर ऑल एक्स वाई आएगा, जो अगला स्टेप आएगा वो भी फॉर ऑल, क्योंकि एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज तो इंटीजर्स के अंदर फॉर ऑल मतलब यानी कि ट्रू होते हैं ना, तो इस वजह से ये भी फॉर ऑल आ जाएगा, ये भी फॉर ऑल आ जाएगा। अब ये भी सारे के सारे इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे भी फॉर ऑल आ जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर ऑल के बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हर के लिए हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी होगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो गया। अब जिसकी एक्सटेंशन है यानी कि nth के लिए, यानी कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ये तो दो के लिए था। अब हम लोग कहते हैं कि ए डिवाइड करता है ए वन को, ए डिवाइड करता है ए टू को, प्लस वन ए डिवाइड करता है ए एन को, तो जिसका मतलब कि ए डिवाइड करेगा इन सब के किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को। तो अब इसको जनरली हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये काफ़ी लेंथी हो गया लेक्चर, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एक्सटेंशन प्रॉपर्टी को समझेंगे।